जय हिंद दोस्तों। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए झंझोर मेहनत में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल एसआई की तैयारी एक बहुत बड़ी रणनीतिक तैयारी के साथ आपके साथ है, जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, 10 कदम आगे रखेगा। आप पढ़ तो लूसेंट रहे हैं, लेकिन आपकी समझ ऐसी होगी कि जो लक्ष्मीकांत जैसी बुक भी पढ़ लेता है उससे आप 20 ही साबित होंगे, 19 नहीं होंगे। ठीक है। और आपको ऐसे याद कराया जाएगा, यदि आप एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद कभी कभार 15 दिन में, 10 दिन में एक आध बार रिवीजन कर लेना, तो आपको एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि 10 सालों के लिए आपको याद रहेगा। अगर आज 2025 से 2045 में भी कोई आपको पूछे तो आप बता सकते हैं। विश्वास मानिए। जो चीज़ें आप ऐसी समझिए, आप सभी लोगों ने अगर मैथ लिया होगा तो उसमें केमिस्ट्री, पीसीएम सब्जेक्ट में केमिस्ट्री होता है, उसका वो कैसे पीरियोडिक टेबल कैसे हमें याद है? 2000 हम लोगों ने 10 साल पहले वो पढ़ा था, याद है नहीं? उसी तरह से हम लूसेंट को, यदि किसी को लूसेंट सिर्फ पढ़ना है तो भाई एक बुक ले लीजिए, बिल्कुल रामायण की तरह एक दम से उठा के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप उसे समझना चाहते हैं कि 1919 का अधिनियम क्यों आया, उसमें जो फैक्ट दिए उनके, उनसे आज का क्या रिलेशन है, आज के करंट अफेयर्स में उनका कहाँ कनेक्शन है, तब आप ये वीडियो देखें। और चीज़ों को यदि लंबे टाइम के मेमोराइज करना चाहते हैं तो फिर उन्हें एक ट्रिक के माध्यम से एक क्रमागत तरीके से लगा लें। ट्रिक तभी काम करेगी जब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। समझोगे नहीं तो ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छे से समझ लो, फिर उसी को क्रमागत सीक्वेंस में लगाने के लिए ट्रिक का उपयोग जरूरी होता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। 1909 का ये अधिनियम है, 1909 का भारत शासन अधिनियम। हमने 1909 के अधिनियम में पढ़ा था कि वो सबसे छोटा, सबसे कम समय के लिए 1909 का अधिनियम था। कारण क्या था? तो बताया था, द्वितीय विश्व युद्ध 1909 में वो आया, 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध आ गया और 1918 तक चला। इसी बीच भारत के वायसराय भी बदल गए। वो कौन लाया था? मार्ले मिंटो लाए थे। मिंटो के बाद वायसराय हार्डिंग बन गए और हार्डिंग के बाद वायसराय बने चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड ने एक घोषणा की 1917 में, जिसे बोलते हैं, चेम्सफोर्ड ने, मोंटेग्यू ने यह घोषणा की थी। तो यही क्लियरिटी की जरूरत है। मोंटेग्यू कौन थे, चेम्सफोर्ड कौन थे, पहले हम इनसे समझ लेते हैं। मोंटेग्यू तो भारत सचिव थे, मतलब भारत सचिव मतलब इंग्लैंड में एक मंत्री थे जो भारत से संबंधित काम देखते थे। और चेम्सफोर्ड जो होते थे वो भारत के वायसराय थे। ठीक है, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है? वायसराय या भारत सचिव? तो वहाँ वायसराय सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक है, वायसराय मिंटो। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो घोषणा कर रहा है ये वायसराय चेम्सफोर्ड नहीं कर रहा है, ये घोषणा मोंटेग्यू ने की थी। और कहाँ की थी? दिल्ली में नहीं, लंदन में घोषणा की थी 1917 में। जब 1917 में मोंटेग्यू ने घोषणा कर दी, इनके देखो बता देते हैं, एडविन मोंटेग्यू इनका नाम थी। इनने लंदन की संसद में घोषणा की, हम भारत में जिम्मेदार शासन धीरे धीरे स्थापित करेंगे। जिम्मेदार शासन से क्या समझे? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है। और जब ये घोषणा करती तो इसी आधार पर वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो भारत में थे और मोंटेग्यू जो लंदन में थे उस समय, इन दोनों ने मिलकर सुधारों की एक नई योजना बनाई, जिसे कहते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, ये लिखा है रिफॉर्म्स अर्थात सुधार। ठीक है, ये आप इसके पीछे का कारण समझ गए होंगे। अब इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स इन लोगों ने किए हम उससे समझते हैं। पहले नंबर पे जाइए आप, पहले नंबर, एक नंबर हम पढ़ते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। ठीक है, और प्रथम थी राज्य परिषद, दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, आज भी हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्षों का होता था। ठीक है, मतलब 60 थे टोटल, 34 निर्वाचित थे, तो मनोनीत कितने होंगे आप निकाल लीजिए। ठीक है, और कार्यकाल उनका कितना होता था? 5 साल का होता था। ठीक है, ओके, इतना आप समझ गए होंगे। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें निर्वाचित तथा 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे। और इनका कार्यकाल कितना था? इनका कार्यकाल अलग होगा, देख लेना आप। देखो, इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था।
और दोनों सदनों के अधिकार समान थे, लेकिन इनमें सिर्फ एक अंतर था। क्या अंतर था? कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। ये 1909 के अधिनियम की बात है। लेकिन आज 2019 में 2025 में क्या चल रहा है, यहीं से वो चीज़ें ले गई हैं। अभी हम आपको 2 मिनट में क्लियर करा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसी एक नंबर में लूसेंट ने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं ना। अब देखो, हम इतनी सारी चीज़ें आपको याद करा, लूसेंट बताने में माहिर है तो मैं याद कराने में माहिर हूँ। अब देखो समझाता हूँ आपको। आपने 1909, जो लोग कई सालों से तैयारी कर रहे होंगे, 1919 उनने 19 बार पढ़ लिया होगा, ठीक है। लेकिन फिर वही चीज़ रट रहे हैं। वो 60 सदस्य थे, 145 सदस्य थे, 3 वर्ष था, 5 वर्ष था, ऐसे रटने से कुछ नहीं होगा। आप समझिए, आप जानते हैं पर समझ नहीं रहे चीज़ों को। देखो बताते हैं। ये जो 60 सदस्य जो हैं, ये किस में है? राज्य परिषद में, जो अभी क्या है, राज्यसभा। अपनी राज्यसभा में अभी कितने सदस्य हैं? अपनी राज्यसभा में अभी कितने सदस्य हैं? 250। कितने हैं? 250, ठीक है। तो उनने क्या कहा था? मोंटेग्यू ने 1917 में घोषणा की थी कि हम धीरे धीरे जिम्मेदार शासन देंगे। अगर एकदम से 250 भारतीयों को वहाँ भर लेते वो, तो उनका प्रभाव कम हो जाता, इसलिए वो संख्या में थोड़े कम थे। 1909 में तो और कम थे, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। 1935 में और बढ़ जाएंगे, 1947 में आपका देश आज़ाद हो जाएगा, आपकी यही राज्यसभा लोकसभा जो आज है वो आ जाएगी। तो 60, जो उस समय 60 थे, अभी 250 हैं। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब 34 निर्वाचित होते थे और बाकी 26 जो होते थे वो मनोनीत होते थे। इतना समझिए। हमारे यहाँ लोकसभा में कितने निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा में कितने निर्वाचित और मनोनीत? देखिए, आज राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा में कुछ शर्तों के आधार पर, कुछ शर्तें उनमें होती हैं कि पढ़े लिखे होना चाहिए, ये वो, ठीक है। उनके आधार पर क्या करता है, 12 लोगों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में, और लोकसभा में कितने को करता है? 2 लोगों को। अब हम इसे करता है नहीं कहेंगे, करता था कहेंगे। लोकसभा में जो आंग्ल भारतीयों को 2 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास था, वो इस समय खत्म हो गया है, ठीक है। आप ये सर्च कर लीजिए कि कौन से सुधार से या कौन से संशोधन से इसे खत्म किया गया कि लोकसभा में 2 लोग मनोनीत राष्ट्रपति अब नहीं करेगा। पहले होता था, 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति होती थी, ठीक है। आंग्ल भारतीय मतलब ऐसे लोग जो अंग्रेज भी हैं, भारतीय मूल के भी हैं, उनका कोई ना कोई अंग्रेज मतलब यूरोप का या अंग्रेजों का है, और एक ना एक पूर्वज उनका भारतीय होगा, तो आंग्ल भारतीय उन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो 2 लोगों को मनोनीत करता था, जबकि राज्यसभा में कितनों करता है? 12 को। आज भी करता है, ये आज भी होता है, ठीक है, मनोनीत। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, राज्यसभा से ही गए थे, ठीक है। जो कोई बड़ी बड़ी फिल्मी स्टार होते हैं उन्हें मनोनीत कर लेता है कोई, या फिर कोई बड़े फेमस लोग होते हैं तो उन्हें मनोनीत राष्ट्रपति करता है। तो इसमें आप देखिए, इसमें 34 तो निर्वाचित कर रहा है, 26 मनोनीत कर रहा है, मतलब जितने निर्वाचित हो रहा है उससे थोड़े बहुत ही कम है मनोनीत। इसलिए ज़्यादा मनोनीत कहाँ हो रहा है? राज्यसभा में, ना कि लोकसभा में, ठीक है। आप इतना समझ गए। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का है, ठीक है, जबकि उस समय की जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का था, 3 वर्ष का था। तो आप ये समझिए, आज हमारी जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 3 वर्ष ना रह के 5 साल हो गया, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? एक पूछे तो राज्यसभा हमेशा स्थिर चलती रहती है। राज्यसभा ऐसी नहीं होती है कि 16वीं लोकसभा, जैसे 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा ऐसे होता है। राज्यसभा ऐसे नहीं होती है। राज्यसभा सतत चलती रहती है, कि स्थायी सदन है, ठीक है, स्थायी सदन है, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्यों है आज हमारी लोकसभा और राज्यसभा में? उसके पीछे यही कारण है। देखिए, इनका कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा वालों का, इनका राज्य परिषद वालों का, जबकि जो केंद्रीय विधानसभा है, जो आज की हमारी जो लोकसभा, इसे केंद्रीय विधानसभा पहले बोलते थे, इसका कार्यकाल 3 वर्ष है। आज भी राज्यसभा में जो लोग राज्यसभा के सांसद बन के हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के कितना कर दिया? ये 6 वर्ष है आज की डेट में, जबकि लोकसभा का 5 वर्ष है। उस समय भी राज्यसभा का कार्यकाल ज़्यादा था, लोकसभा का कार्यकाल कम था। आज भी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। और जिसमें से ये स्थायी सदन कैसे है, अब वो 6 वर्ष है, उसी में से हर 2 वर्ष बाद कुछ सदस्यों को
दोबारा से इलेक्ट कर, कुछ का जैसे कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो दोबारा से कुछ सदस्यों को बुला लेंगे। इसलिए क्या है, राज्यसभा में कभी भी एकदम से ऐसा नहीं होता पूरी राज्यसभा नई है, वो हर 2 साल में सदस्य बदलते हैं। जबकि लोकसभा क्या है, एक चुनाव होता है, हो सकता है प्रधानमंत्री भी बदल जाता है, सरकार भी बदल जाती है लोकसभा में। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है 1919 के अधिनियम से, ठीक है, एक बात। अब दूसरा आप ऐसे याद रखिए, इसमें सदस्य संख्या पहले भी ज़्यादा थी केंद्रीय विधानसभा में यानी लोकसभा में। आज भी हमारी लोकसभा में सदस्य संख्या यहाँ 144 है, आप इसे 145 ही मानिए, कुछ कुछ जगह 145 लिखा है। तो आज हमारी लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी थी, 545। लेकिन क्या किया, जो 2 आंग्ल भारतीय की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था उनकी नियुक्ति अब नहीं हो रही, इसलिए अब सदस्य संख्या 543 रह गई है हमारे पास, ठीक है, 543 रह गई है। इतना समझ गए आप। अब प्रांतों में, अब ये वाला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। इनमें सर क्या अंतर था कि बजट पर स्वीकृति करने का अधिकार किसे था, निचले सदन को अर्थात लोकसभा को, उस समय की केंद्रीय विधानसभा को। आज भी बजट पर जो महत्वपूर्ण मतलब प्रमुख निर्णय लेने का सरकार किसका अधिकार है, हमारी लोकसभा को। देखिए ये बिल्कुल 1919 से उठा के ही चीज़ें आ गई हैं। 1919 से 1935 में आई, थोड़ा बहुत सुधार हुआ, और 1900 इसमें हमारा जब संविधान बना तो यही चीज़ें बिल्कुल अपना ली गई हैं, लगभग वही पैटर्न है। देखो बजट पर स्वीकृति करने का अधिकार किसने लिया, केंद्रीय विधानसभा को, ठीक है ना। ये देखिए दोनों सदनों के अधिकार समान थे, इनमें सिर्फ एक अंतर था, वो अंतर आज भी है कि बजट पर स्वीकृति केंद्रीय विधानसभा करेगी यानी कि लोकसभा। केंद्रीय विधानसभा मतलब आज की लोकसभा, ठीक है। अब इसे देखिए, आपने सुना होगा धन विधेयक के बारे में सुना होगा, अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। बजट क्या है, बजट भी तो धन से संबंधित है ना, है कि नहीं। और बजट पर कितना अधिकार है, कितना पावर है हमारी, इसको तो हम वो देख लेते हैं। देखिए 2016 में एक आधार से संबंधित बिल आया, विधेयक आया, ठीक है। लेकिन उस समय की हमारी जो सरकार थी उसका राज्यसभा में उतना बहुमत नहीं था कि वो बजट वो पास करा सके, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, आधार विधेयक को भी धन विधेयक घोषित कर दिया, कहा कि ये भी धन विधेयक है। जैसे ही वो धन विधेयक बन गया तो वो शक्ति केवल धन विधेयक से संबंधित शक्ति किसके पास है, लोकसभा के पास, अर्थात निचले सदन के पास, ठीक है। और सरकार ने निचले सदन से उसे पास करा लिया, जबकि राज्यसभा के पास कराने का उसमें पावर ही नहीं, क्योंकि वो तो धन विधेयक बन गया। तो यही उस समय था। बजट पे संबंधित अर्थात लेन देन पैसे से संबंधित काम है वो कौन देखता है, निचला सदन देखता है, ठीक है। आप इससे वो रिलेट करके रखिए, और आपको पता भी होना चाहिए। आप यदि ज़्यादा है समझना है तो आप धन विधेयक से संबंधित चीज़ें, उससे आधार विधेयक से संबंधित चीज़ें सर्च करके पढ़ भी सकते हैं। अच्छा कमेंट में करो, बजट हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान किया गया, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, बताइए, कमेंट करके बता दो। धन विधेयक से संबंधित हमने आपको बता दिया 110 में है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है 110 जो धन विधेयक से संबंधित, ठीक है। अब प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। अब ये समझिए द्वैध शासन क्या है। द्वैध शासन के जनक कौन थे, लियोनस कार्टियस, अर्थात एल के लियोनस कार्टियस, ठीक है। अब द्वैध शासन क्या है, मोंटेग्यू की घोषणा क्या थी 1917 में कि हम धीरे धीरे उत्तरदायी शासन देंगे। तो दो चीज़ें होती हैं, आज भी हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं, राज्य सरकारें कहाँ हैं, प्रांतों में, और केंद्रीय सरकार कहाँ है, दिल्ली में, है ना, दिल्ली में। उस समय भी दो चीज़ें थीं, कुछ प्रांत थे और राज्य, और जो केंद्रीय सरकार थी वो दिल्ली में थी। तो दिल्ली में तो क्या है 1919 में जैसा चल रहा था वैसा चलता रहा, लेकिन द्वैध शासन की शुरुआत यहाँ से कर दी। अब आपको एक हल्का सा याद कराने के लिए बता देते हैं, 1919 को लिखिए आप, दोनों बार 19 हैं, एक 19 ये है, एक 19 है, तो यहीं से द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ये आप ट्रिक आपके लिए हो गई, ठीक है, कि द्वैध शासन की शुरुआत कहाँ हुई, 2 बार 19 अर्थात 1919 में 2 बार द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या है द्वैध शासन, क्या होता है। देखिए आज भी हमारे यहाँ राज्यों में आपको द्वैध शासन नहीं है, राज्य स्वायत्त हैं ये नहीं, लेकिन शुरुआत में वो द्वैध शासन का ऐसा था कि कुछ विषय पे तो वहाँ की जो मंत्रिमंडल था उनका अधिकार था कुछ विषयों पर, और जबकि कुछ विषयों पर वहाँ के गवर्नर का, अर्थात वहाँ का जो राज्यपाल होता था राज्य का, उसका अधिकार था, ठीक है। राज्यों की बात कर रहे हैं।
आज भी आप यहाँ देखना, अपने भारत में आज भी देखना 2025 में तमिलनाडु विवाद बहुत चल रहा है। तमिलनाडु, पंजाब, बंगाल का विवाद चलता है, जिनमें मतलब जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं या फिर भाजपा शासित राज्य, उनका आप विवाद नहीं सुनना। लेकिन जो दूसरे दल के द्वारा शासित राज्य होते हैं, उनमें कभी राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, कभी कोर्ट में एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है। तो ये क्या है, मतलब अभी भी शक्तियां ये स्पष्ट नहीं हो पाई हैं कि गवर्नर क्या करेगा, राज्यपाल क्या करेगा और राज्य सरकार क्या करेगी। यहाँ ऐसा ही सिस्टम था, कुछ विषय तो राज्य सरकारों के पास थे, जबकि कुछ विषय गवर्नर के पास थे। ठीक है, इतना आप समझ गए। अभी बताते हैं। इस योजना के अनुसार, अब देखो इसी योजना के अनुसार बता रहा है, प्रांतीय विषय को दो वर्ग में विभाजित किया गया, आरक्षित में तथा हस्तांतरित में। आरक्षित तो राज्यपाल के पास थे, हस्तांतरित राज्य सरकारों के पास थे। ठीक है, अब आप ये देखिए आरक्षित विषय क्या है, वित्त है, भूमि कर है, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, ये आरक्षित विषय थे। और हस्तांतरित विषय क्या है, शिक्षा है, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वच्छता, ये है हस्तांतरित विषय। अब आपको अब इसे आप रटना चालू कर देंगे कि आरक्षित क्या, हस्तांतरित क्या, अभी रट लेते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए इसे, लेकिन रटने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो आपको समझा देता हूं। इनको ध्यान से आप देखिए। आरक्षित विषय जो है ना, उसमें कैसा क्या है और हस्तांतरित विषय क्या है। देखिए हस्तांतरित विषय में क्या है, शिक्षा है, आपका चिकित्सा है, स्वास्थ्य है। देखिए, और आरक्षित विषय में क्या है, वित्त है, ये वित्त है। ठीक है, न्याय है, पुलिस है। आप एक बात बताइए, आज 2025 में जो हमारा बजट पास हुआ है, 2025 में जो बजट है, उसमें शिक्षा का बजट कितना है, 1,28,650 करोड़, यानी हमारी सरकारी व्यय का 2.5% से ज़्यादा शिक्षा पर व्यय है। और स्वास्थ्य पे क्या है, हमारे मोदी जी ने जो बड़ी बड़ी आयुष्मान भारत योजना वगैरह चला दी, हमारी केंद्रीय सरकार ने चलाई है ना, इसके लिए कितना पैसा चाहिए। इस बार का हमारा बजट 1 लाख करोड़ के आसपास है स्वास्थ्य का। तो एक बात यहाँ से मेरे से समझ लिया, हम क्या है 1919 में नहीं खोए हुए हैं। पेपर में ये नहीं लिखा केवल 1919 से क्वेश्चन पूछेंगे। आप ऐसे समझिए, शिक्षा पर व्यय ज़्यादा है स्वास्थ्य की तुलना में। हम लोग समझते हैं कि स्वास्थ्य पर ज़्यादा होगा, नहीं, शिक्षा पर ज़्यादा व्यय कर रही है हमारी सरकार। कितना, 1,28,000 करोड़ के आसपास, जबकि स्वास्थ्य पे 1 लाख करोड़ के आसपास है। मतलब 28,000 करोड़ का अंतर है शिक्षा और स्वास्थ्य में। मोदी सरकार जो बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है, आयुष्मान भारत योजना, ये क्या है। ठीक है, ये आज आप समझ गए। अब 1919 में जाइए। 1919 में अंग्रेजों ने क्या खेल किया, ये शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, ये चीज़ें तो हमारे जो भारतीय लोगों की सरकार बन रही थी, उन लोगों को दे दिया जो हम लोग पढ़ रहे थे। 60 लोग, 34 लोग, 144 लोग, 101 लोग जो निर्वाचित मनोनीत केंद्रीय विधानसभा राज्य परिषद, उन लोगों को दे दिए। जबकि जो माल है, जो पैसा, जो पुलिस है, ये अपने हाथ में रखा। जब पैसा अपने हाथ में होगा, अब उनने कहा, भारत के लोगों को कहा तुम बन जाओ स्वास्थ्य मंत्री, तुम बन जाओ शिक्षा मंत्री। वो लोग बन गए। अब उनने कहा स्कूल खोलना, पैसा दो, पैसा नहीं देंगे। पैसा नहीं देंगे तो बात बिगड़ गई। हम तुम्हें कह देंगे ठीक है तुम शिक्षा मंत्री बन जाओ, तुम्हें पैसा नहीं दे जाएंगे, तो क्या मतलब कि शिक्षा मंत्री हैं। फाइनेंस तो उन्हें अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखा था। तो यही विवाद का विषय था। ठीक है, इसी में सुधार के लिए, ये सब विवाद चल रहा था, इसी में सुधार के लिए 1927 में साइमन कमीशन आया था कि भाई क्या कमियां 1919 के अधिनियम में है, उसमें जाके हम देखते हैं। 1927 में साइमन कमीशन इसी में सुधार के लिए आया था। और इसमें भी अंग्रेजों ने एक चाल चल दी। अब वो लोग तो आए तो वो तो ये कहते भारत के शिक्षा मंत्री बेकार, स्वास्थ्य मंत्री बेकार, इन्हें काम करने का तरीका, वो यही कहने वाले थे। तो वो लोग आए, उनमें सबके सब अंग्रेज थे, सबके सब अंग्रेज थे। तो भारतीय लोगों ने कहा भाई हमारे ऊपर आप जांच कर रहे हो, तो उनमें से एक भारतीय लोग भी तो शामिल करो ना करो। तो उस पर एक बहुत फेमस नेता थे लाला लाजपत राय, उनने भारी विरोध किया कि साइमन कमीशन वापस जाओ। जब तक तुम भारतीय, हम कैसे मान लेंगे तुम हमारा निर्णय सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया। इसी में लाला लाजपत राय की सर में जब प्रदर्शन हुआ तो पुलिस किसके कंट्रोल में थी, ये देखिए। पुलिस किसके कंट्रोल में, पुलिस गवर्नर के कंट्रोल में है। और इसी पुलिस ने क्या किया, लाठी चार्ज किया। उसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की सर पे लाठी का प्रहार हुआ
और बेचारे बहुत ज़्यादा घायल हो गए, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ये इसके पीछे, अब आप इसे पढ़ लेना आराम से। आरक्षित विषय वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियाँ, छापा खाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं। आप इसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका यही है कि जितने भी अच्छे काम थे वो सब हम लोगों को दे दिए, जितने भी माल का काम था, पैसे का काम था, पावर का काम था, वो सब उन लोगों के पास रह गए। ठीक है, ये देखो। अब आरक्षित विषयों का प्रशासन हमने बताया कि गवर्नर के माध्यम से करता था और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। यहाँ तो इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1935 में इसे समाप्त, क्योंकि भाई 1927 में जो साइमन कमीशन आया था उसने कहा भाई इससे नहीं बन रही व्यवस्था और लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इसे 1935 में समाप्त कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग 1919 का पढ़ रहे हैं। अब भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारतीय महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। आज हमारा CAG जो है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये क्या है? इसी महालेखा परीक्षक का अपडेटेड वर्जन है। और इसी CAG के बारे में आज हमारे संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 तक ये जो प्रावधान है CAG से संबंधित। ठीक है, और उस समय से क्या बोलते थे? महालेखा परीक्षक। तो यहीं पहली बार CAG की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, अब 5 नंबर पॉइंट पे आते हैं। इस अधिनियम में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। अतः 1926 में ली आयोग की सिफारिशों पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। यही आज जो हमारा UPSC है, जिसे लोग बोलते हैं हम IAS की तैयारी करने जा रहे हैं, उसकी परीक्षा यही लेता है। IAS की परीक्षा UPSC ही लेता है। और इसका गठन कब हुआ? 1926 में हुआ। किसकी सिफारिश पर? जो 1923-24 में, ये सिफारिश 23-24 में आई थी, इसकी सिफारिश पर, ली आयोग की पे। ठीक है, तो आप कैसे समझिए, जो लोग IAS वाईएएस बन जाते हैं ना, IAS IPS बन जाते हैं, वो बहुत महंगे महंगे कपड़ा पहनते हैं। जो ली के कहते नहीं है, ली का पैंट है, ली का जीन्स है, तो ली का जीन्स तभी पहन पाओगे जब IAS बन जाओगे, कंपनी का, ब्रांड का। ठीक है, याद करने का एक तरीका है। अब नंबर 6 पे हम आते हैं। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इसमें यह कहा था कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है ना, उसमें 6 में से 3 भारतीय होंगे। अच्छा, पहली बार इसमें कार्यकारी परिषद में कोई भारतीय सदस्य कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 में गए थे। ठीक है, वो विधि सदस्य के रूप में गए थे, लेकिन एक शर्त लगा के रखी थी कि कमांडर इन चीफ होंगे। जो कमांडर इन चीफ, ये यानी सेनापति अंग्रेज का ही होगा। नहीं तो ये 3 सदस्य कहीं अंग्रेज को कहते तुम लोग भगो, हमारा देश है, हम 3 के नहीं 6 के 6 सदस्य हम भारतीय होंगे। तो कमांडर इन चीफ जो सेनापति था, वो उसके पास सेना थी, इसलिए भारतीय लोगों को, ठीक है, आप समझ रहे हैं सेना क्या करती है। नंबर 7, इसने ये 7 नंबर देखो, ये 7 नंबर, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचित सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। मैंने आपको पढ़ाया था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड की शुरुआत 1909 में हुई, एक ट्रिक से आपको याद भी कराया था। वहीं ये बताया था, लास्ट में बताया था कि ये केवल मुस्लिम्स के लिए था, आप दलितों के लिए या सिखों ईसाइयों के लिए मत समझ लेना। ठीक है, ये भी जो है इसमें भी अभी दलितों के लिए नहीं है, देखना, एक बात ध्यान रखना। वो आता है सांप्रदायिक पंचांट जो आएगा, कम्युनल अवार्ड, जब गांधी जी दूसरे गोल में सम्मेलन में जाएंगे तब वो दलितों के लिए वो देंगे। फिर अंबेडकर साहब बहुत समझदार थे, वो चीज़ों को भांप गए अंग्रेजों की मनसा, और उनने पूना पैक्ट कर लिया था कि ठीक है, हमें आप आरक्षण दे दीजिए, अलग से निर्वाचन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वो आज भी चल रहा है। अभी कई लोगों को ये विरोध है कि भाई SC ST को आरक्षण क्यों दिया जाता है। भाई अंग्रेज तो उन्हें इतना कह रहे थे कि हम अलग ही कर देंगे, तो गांधी जी ने कहा भाई आरक्षण ले लो, अलग होने का कोई मतलब थोड़ी, अलग होने से तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। सोचिए, आज पाकिस्तान अलग है, भारत अलग है, ऑपरेशन सिंदूर से जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, यदि हमारे देश का इतना बड़ा समुदाय अलग हो जाए तो देश में विभाजन की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती। विभाजन की शक्तियाँ बढ़ जाती तो देश कमज़ोर हो जाता, और बाहरी शक्तियाँ जैसे पाकिस्तान और चीन का, जो आज हम जैसे मुकाबला कर लेते हैं वैसे मुकाबला नहीं कर पाते। ये अंबेडकर साहब की देन है इस देश को, पूना पैक्ट। देश के लिए बहुत कुछ दिया है अंबेडकर साहब ने, आप नहीं समझते हैं।
जो चीज़ों को पढ़ेगा वही समझेगा, ठीक है। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। इसने कहा केंद्र सरकार का अलग बजट होगा, राज्य सरकार का अलग बजट होगा। बिल्कुल, जब राज्य में आप द्वैध शासन चला रहे हैं तो केंद्र से बजट कैसे कैसे होता? केंद्र में तो द्वैध शासन नहीं था, वो बाद में आएगा, वो 1935 में आप केंद्र में आएगा। तो अभी क्या 1919 में राज्य में द्वैध शासन, 1935 फिर 1935 में राज्य स्वायत्त हो जाएंगे, फिर 1935 में केंद्र में द्वैध शासन होगा, 1947 में देशी स्वायत्त हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखिए ऐसे। अब हम चलते हैं 9वें पॉइंट में। 9वां पॉइंट, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ये कौन वैधानिक आयोग है? जो 1927 में साइमन कमीशन आया, ये वही वैधानिक आयोग बन के। अब आप कहोगे ये तो 1919 में आया था, 10 वर्ष बाद तो 1929 में आना था ऐसे। भाई बिल्कुल 1929 में ही आना था, लेकिन अंग्रेज वहाँ इंग्लैंड में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन रही थी, भारतीय जो क्रांतिकारी लोग एकदम अंग्रेजों के ऊपर चढ़े जा रहे थे, तो उन्हें लगा कि भाई ये जल्दी से जल्दी सुधार करो, नहीं तो कहीं 1857 की तरह फिर कोई लफड़ा ना हो जाए, क्रांति ना हो जाए कहीं देश में। इसलिए 1927 में इन लोगों ने और जल्दी ही 2 साल पहले ही एक साइमन कमीशन को यहाँ भेजा था, जिसका भारी विरोध हुआ था, क्योंकि उसमें केवल अंग्रेज ही सदस्य थे। ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अंग्रेज सदस्य थे, भारतीयों को लिया ही नहीं गया और भारतीयों की जाँच करने आए भाई, तो हम कैसे मान लेंगे आप, ठीक है। 10वां नंबर पर चलते हैं। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा के में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूप से बनाए रखा गया। वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। आज हमारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के माध्यम से, ठीक है, अनुच्छेद 123 के माध्यम से। अब इसे समझते हैं। ए कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। किसकी? वायसराय की। जैसे आज भी हमारे देश में कोई बड़ा बड़ा काम होना होगा जैसे, तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। पहले वैसे ही वो वायसराय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी, ठीक है। बी नंबर, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार करने के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। अब देखिए, ये जो वीटो करने या सम्राट के विचार करने के लिए कौन? जो दिल्ली में हमारे यहाँ जो वायसराय बैठा था, दिल्ली में जो वायसराय बैठा था, वो क्या करता था, जैसे उसे लगा कि भारतीय लोग जो भारतीय मंत्री हैं, उस समय भारत के लोग मंत्री बन गए थे, ठीक है। आप जैसे कि अगर संविधान पढ़ा होगा तो अंतरिम मंत्रिमंडल बनते हैं, नेहरू जी पहले ही से प्रधानमंत्री थे उस समय में, ठीक है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले भी नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। तो क्या है, इन लोगों को लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होना चाहिए कि भारतीय लोग को ऐसा ना कर दें कि अंग्रेज़ों की सत्ता कमज़ोर हो जाए। तो जब उन्हें ऐसा लगता था तो वो उसे रोकते थे, कहते थे कि इस पे तो इंग्लैंड के सम्राट निर्णय देंगे, ठीक है। यही चीज़ आज सेम टू सेम भारत में चल रही है। अब भारत में सम्राट कौन है? एक तरीके से राष्ट्रपति हैं सम्राट। और वायसराय कौन से हैं? गवर्नर जनरल कौन है? पहले दिल्ली में गवर्नर जनरल होता था, अब राज्यों में गवर्नर है, जिसे हम राज्यपाल बोलते हैं। आप गैर बीजेपी शासित राज्य देखो, तमिलनाडु देखो, पंजाब देखो, बंगाल देखो, इनका विरोध हमेशा चलता रहता है। क्यों चलता रहता है भाई? इसी वजह से, क्योंकि वो कोई भी विधेयक पारित करेंगे, राज्यपाल कहेगा नहीं भाई इस पे तो स्वीकृति राष्ट्रपति देगा, हम नहीं दे सकते। अब राष्ट्रपति के लिए वो आरक्षित कर दिया, ठीक है। अब बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है? अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल क्या करता है? तमिलनाडु सरकार कह रही कि हम 10 बिल पारित करते हैं, उसमें से लगभग 8-9 तो ये लोग रोक ही देते हैं, हमारे पारित ही नहीं होने देता, हमें बहुत दिक्कत है। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो किस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया इसमें। अब क्या हुआ, ये लोग राष्ट्रपति के पास चले जाते थे, इनने राष्ट्रपति को दिया। राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत इस पर निर्णय लेता है। अब राष्ट्रपति को बाध्य नहीं किया जा सकता, कि भाई आपको कब 1 महीने में निर्णय लेना, 6 महीने में, या राष्ट्रपति निर्णय लेता भी नहीं था। तो ये हालांकि जब पढ़ाएंगे टॉपिक तो आपको गहराई से समझाएंगे, अभी आपको एक मोटा मोटी समझ दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को भी एक टाइम लिमिट के अंदर ये बताना होगा कि भाई वो बिल को पास करेगा या नहीं करेगा, राज्य को अटका के नहीं रखो। तो इसी पे हमारी जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, इनने सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल पूछे
कि सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे कि भाई राष्ट्रपति जो इतना बड़ा पावर होता है, सुप्रीम कोर्ट को वरीयता, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वरीयता सूची में राष्ट्रपति से नीचे होते हैं, ठीक है। तो इनने उनसे सवाल पूछा, तो ये करंट का मुद्दा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो वीटो पावर ये जो आज हमारे जो अनुच्छेद 201 जो है, और ये अध्यादेश जारी कर रहा है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति, 213 के तहत राज्यपाल। ये देखो 123 और 213 में सेम शब्द हैं, देखो, ठीक है। ये 3 है, 1 2 2, ठीक है। 123 और 213 में 1 2 3 ही है, ठीक है। तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना, कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं बी पॉइंट में। इतना समझ गए, सम्राट के लिए आरक्षित, अभी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो रहा है। वही उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित ना किए गए किसी विधेयक के अनुदान को प्रमाणित करते, तो ऐसा प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। बिल्कुल, आज हमारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, राज्यपाल 213 के तहत कोई अध्यादेश जारी कर देता है, तो वो बिल्कुल संसद द्वारा पारित विधेयक के समान ही होता है। संसद के कोई विधेयक पारित हो, कोई अधिनियम पारित हो, उसी तरह अध्यादेश की शक्ति है समान, बाद में उससे मंजूरी ले लेता है। यही तो उस समय चल रहा था। ठीक है। अब जेड डी है, वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। तो आज भी हमारे यहाँ अध्यादेश बन रहे हैं। अब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ये रिफॉर्म्स हैं, ये भारत शासन अधिनियम 1919 इसे बोलते हैं। इसके द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने अपना बड़ा दिल दिखाया और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। इसी एक ट्रिक से आप याद कर लीजिए। देखो ट्रिक क्या था, पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया, तो मॉर्ले मिंटो दोनों में एम है। बाद में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, तो ये तीनों बेचारे एम से हैं, एम। तो इन दोनों की महिलाओं के प्रति बहुत संपेती थी। महिला का भी शुरुआत एम से हो रहा है, महिला MAHILA महिला। तो उन दोनों ने इन्हें सलाह दी होगी मोंटेग्यू कि भाई हम भी एम से हैं, मिंटो भी एम से, मॉर्ले भी एम पे, तुम मोंटेग्यू तुम भी एम से, तो महिलाओं को क्या कर दो, वोट देने का अधिकार दे दो। इसलिए उनने दे दिया, ठीक है। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज था, ठीक है। ये हो गया 1919 का अधिनियम कंप्लीट। अब इसे एक ट्रिक से आपको याद करा देते। अब आप लोगों को इतना तो पता है, साइमन कमीशन जो है, ये वाला जो ये एक विधायी आयोग आएगा। साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम के तहत ही आया था। कब? 1927 में, क्योंकि 1919 के बाद अगला अधिनियम तो 1935 में आ रहा है, तो वो 1935 के बाद काम करेगा, ठीक है। तो 1919 के अधिनियम के तहत साइमन कमीशन आया था। अब हम इसे 1919 के अधिनियम को एक ट्रिक से आप याद रखना, और उस ट्रिक का मूल पॉइंट रहेगा ये साइमन का वीटो, ठीक है, साइमन का। उससे आप समझ लेना 1919 का ही है। तो ठीक सुनो, दिल्ली बोर्डिंग पब्लिक स्कूल को सभी ने सुना होगा, DBPS सभी ने सुना होगा। तो लिख देते हैं, ये सभी ने सुना होगा DBPS, ठीक है, दिल्ली बोर्डिंग पब्लिक स्कूल। तो इसमें आप ऐसा करो, 1919 में एक अंग्रेज ने बोला, वो अंग्रेजों का ही समय था, अंग्रेज ने बोला कि दिल्ली बोर्डिंग पब्लिक स्कूल हमेशा इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा। ये साइमन का वीटो है। किसका वीटो है? साइमन का वीटो क्या था कि दिल्ली बोर्डिंग पब्लिक स्कूल हमेशा इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा, ठीक है, साइमन का वीटो। अब इससे आप समझ लेते हैं क्या क्या है। दिल्ली के डी के सामने लिखो डायआर्की इन प्रोविंस, DP, डायआर्की इन प्रोविंस, DP, ठीक है। बोर्डिंग के बी के सामने लिखो बाई कैमरल लेजिस्लेचर एस सेंटर। बाई कैमरल समझ रहे हैं? आपको थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश भी आना चाहिए। बाई कैमरल का मतलब होता है द्विसदनीय विधायिका। जैसे अभी हम बता नहीं रहे थे आपको, राज्य परिषद, लोकसभा, केंद्रीय विधानसभा, ये क्या था? द्विसदनीय थे। एक में 60 सदस्य थे, एक में 144 सदस्य थे। तो 2 सदनीय विधायिका है ना, आज भी हमारे यहाँ 2 सदनीय विधायिका है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो 2 सदनीय विधायिका होगी। अच्छा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एस सेंटर, 2 सदनीय विधायिका, ठीक है। बी के सामने लिखो बी से बाई का प्रयोग हम 2 के लिए करते हैं, ठीक है। दिल्ली बोर्डिंग पब्लिक स्कूल के पी के सामने लिखो पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ली आयोग के तहत 1926 में आया था ना, PSC,
उसी का ये है पी, पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात पीएससी, दिल्ली बोर्डिंग पब्लिक। अब स्कूल के जो एस है, स्कूल के एस के सामने लिखो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स एक्सपेंडेड। देखो पहले सेपरेट इलेक्ट्रोड किसमें 1909 में ही आया था, लेकिन 1919 में उसको क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। किसके, उसको मुस्लिम के अलावा सिख को दे दिया, ईसाई को दे दिया, आंग्ल भारतीय को दे दिया, और भी लोगों को दे दिया, सबको दे दिया, केवल दलित को नहीं दिया। दलित को अभी छोड़ देना, वो बाद में देगा, रेमजिम वो होगा वहाँ पे जो गोलमेज सम्मेलन होगा तब मिलेगा, ठीक है। इससे सेपरेट इलेक्ट्रॉन को एक्सपेंडेड कर दिया। तो दिल्ली बोर्डिंग पब्लिक स्कूल से समझिए, डी से डायरकी इन प्रोविंस, बी से बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर अर्थात द्विसदनीय विधायिका, एस से सेपरेट इलेक्ट्रोड एक्सपेंडेड, पी से पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी, डीबीपीएस हो गया, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम में ही होगा। ये किसका वीटो है, ये साइमन का वीटो। इंग्लिश मीडियम के ई के सामने लिखो एक्सपेंडिचर, मतलब सेंट्रल प्लस प्रोविंशियल बजट अलग अलग होगा। मतलब ई से लिखो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं खर्चे को। हमने बताया था ना कि जब अलग अलग आरक्षित हस्तांतरित विधायक हैं तो राज्यों का बजट अलग होगा और केंद्र दिल्ली का बजट अलग होता था। इसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर अर्थात व्यय, व्यय भी अलग अलग होगा, ठीक है। दिल्ली बोर्डिंग पब्लिक स्कूल हमेशा इंग्लिश मीडियम में रहेगा, ये साइमन का वीटो है। तो हमेशा के एच के सामने क्या लिखो, हमेशा का जो एच है उसके सामने लिखो हाई लेवल पोस्ट में इंडियंस होंगे। हाई लेवल पोस्ट मतलब जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद थी गवर्नर जनरल की, उसमें कहा नहीं था 6 में से 3 इंडियंस होना ही होना है। तो हाई लेवल पोस्ट में इंडियंस होंगे, इसे एच से कर लो, ठीक है। और साइमन का वीटो तो साइमन के नाम से आप क्लियर है, साइमन कमीशन। तो साइमन का नाम आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे ये 1919 के अधिनियम की बात हो रही है। और वीटो से मतलब जो वायसराय के पास जो वीटो पावर थी, जो अध्यादेश करने की पावर थी ना, वो यहाँ से मिला। यदि आप एक ट्रिक लिख लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है, लेकिन फिर भी ट्रिक से क्या होता है, सब चीज़ें सीक्वेंस में याद रहती। नहीं तो आप 1919, 1909, 1935 ये और कैबिनेट मिशन, इनमें सब में, और 1861 पहले 1892, 1770 का रेगुलेट, इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप एक ट्रिक मैं फिर से बोल देता हूँ। 1919 में एक अंग्रेज ने आया और बोला कि दिल्ली बोर्डिंग पब्लिक स्कूल हमेशा इंग्लिश मीडियम में रहेगा, ये साइमन का वीटो है। और ये बात सही बोल के गया था। आज भी दिल्ली बोर्डिंग पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा रहा है भाई, भले ही देश आज़ाद हो गया तो क्या हुआ। 1919 में ही अंग्रेज बोल गया था कि दिल्ली बोर्डिंग पब्लिक स्कूल जो है ना, हमेशा इंग्लिश मीडियम में रहेगा। तो दिल्ली के डी से डायरकी इन प्रोविंस, बोर्डिंग के बी से बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर, पब्लिक से पीएससी, और स्कूल के एस से सेपरेट इलेक्ट्रोड एक्सपेंडेड अर्थात सेपरेट इलेक्ट्रोड मुस्लिम के अलावा सिख को, ईसाई को, अन्य लोगों को भी मिले, ठीक है। हमेशा से हाई लेवल पोस्ट में इंडियंस रहेंगे 3। इंग्लिश मीडियम से एक्सपेंडिचर है अर्थात व्यय, व्यय सेंट्रल का और राज्य का अलग अलग होगा, ठीक है। साइमन का वीटो है तो साइमन कमीशन 1927 में आया था, वो 1919 के अधिनियम के तहत ही आया था। और वायसराय की जो वीटो पावर है वो भी से है। आज भी हमारे पास राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास काफ़ी वीटो शक्तियाँ हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, आपको डिटेल से समझाया है, ठीक है। इस तरह से आप यदि पढ़ेंगे ना तो सालों साल चीज़ें याद रहेगी और आपकी बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बनेगी। एक बार समय दीजिए, अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को लंबे समय तक याद रखिए, नहीं तो फिर आप 10 बार, 100 बार, 50 बार पढ़ लीजिए, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपकी नौकरी जरूर लगे। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो कमेंट करके सुझाव दीजिए। यदि लगता है कुछ बदलाव करना है तो सुझाव दे दीजिए कमेंट में। नहीं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। चैनल ग्रो करेगा तो हम आगे ये श्रृंखला हमेशा जारी रहेंगी और धीरे धीरे हम पूरी लूसेंट को पढ़ा देंगे, फिर एनसीईआरटी के ऊपर भी एक श्रृंखला लाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।